Assalamu alaikum dear students. This is Reham Rahman and I'm a computer science teacher for grade 9. I hope आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत होगी आपकी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गोरिथम, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है। सो आज हम उसको देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक पर हम मूव करने से पहले क्विक सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी नोटेशंस जो हम यूज़ करके कोई भी एल्गोरिथम डेवलप करते हैं। उनमें हमने देखा था फर्स्ट नोटेशन थी स्टार्ट। जब भी हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है कि यहाँ से हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है तो हम स्टार्ट की नोटेशन या कीवर्ड स्टार्ट लिखते हैं। देन वी कम टू सेट। सेट की नोटेशन यूज़ होती थी कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए, जो भी हमने कैलकुलेशंस करनी है उसको हमने शो करने के लिए हम सेट की नोटेशन यूज़ करते हैं। इनपुट की नोटेशन यूज़ होती है यूज़र से जब भी हमने इनपुट लेना होता है। डेफिनेटली बहुत सी प्रॉब्लम्स में हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसी इनपुट पर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो इनपुट शो करने के लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं इनपुट की। देन अगर हमारे पास कंडीशन आ जाए, कोई भी ऐसा फ्लो चार्ट हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, कोई भी ऐसा एल्गोरिदम हो जहाँ पे हमें कंडीशन को शो करना हो, तो एल्गोरिदम में हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स की नोटेशन। जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था जहाँ पे कंडीशन आती है हम लोग एक डायमंड शेप सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम डिसीजन कहते थे। इसी तरह ही एल्गोरिदम में जहाँ पर भी हमारे पास कंडीशन आ जाए, हमें डिसाइड करना हो वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो उसके लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते थे दैट इज़ इफ़ एल्स। फिर हमने देखी नोटेशन गो टू। गो टू की नोटेशन तब यूज़ होती है जब हमने कोई भी कंडीशन या कोई भी प्रोसेस लूप की फॉर्म में करना हो, हमें रेपिटेशन चाहिए हो। अगर हमने जिस तरह हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था, अगर हमारा फ्लो रिवर्स कंडीशन में जा रहा हो, रिवर्स पोजीशन में हो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमने मूव करना हो, तो हम वो करते थे। यहाँ पे एल्गोरिदम की हम बात करें तो एल्गोरिदम में हमने जब लूप को शो करना है, जब रेपिटेशन को शो करना है, तो हम गो टू की नोटेशन यूज़ करते हैं। देन यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए वी यूज़ आउटपुट कीवर्ड। एंड लास्टली टू शो कि हमारा एल्गोरिदम एंड हो गया है, ये एंडिंग पॉइंट है, हम यूज़ करते हैं एंड की नोटेशन। तो ये थी नोटेशंस जो हम यूज़ करते हैं किसी भी एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए। उसके बाद हमने देखी थी कुछ एग्जाम्पल्स। हमने बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स से स्टार्ट किया था और हमने उन्हीं एग्जाम्पल, उन्हीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को कंसिडर किया था जिससे पहले हमने फ्लो चार्ट्स भी डेवलप किए हुए थे, ताकि आपको क्लेरिफिकेशन हो, आपके समझने में आसानी हो कि इन्हीं प्रॉब्लम्स की हमने फ्लो चार्ट डेवलप किए थे और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमने अब एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखा। उसमें हमने फाइंड किया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम एंड रम्बस। उसके अलावा हमने देखा था कि अगर हमारे पास 5 गिवन नंबर्स हैं, उनके हमने सम, प्रोडक्ट और एवरेज कैसे फाइंड आउट करनी है। इसी तरह की सिंपल एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। लास्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस की थी उसमें हमारे पास था कि अगर हमारे पास ऑलरेडी इनपुट गिवन है, हमें यूज़र से इनपुट नहीं लेनी, हमारे पास ऑलरेडी इनपुट है, उसको यूज़ करते हुए हमने कंडीशन अप्लाई की थी। हमने वहाँ पे इफ़ की नोटेशन का इस्तेमाल किया था और हमने देखा था कि अगर हमने गिवन 2 नंबर्स में से ये डिसाइड करना है विच वन इज़ ग्रेटर, तो हम कैसे वो करेंगे। वहाँ पर हमने इफ़ की नोटेशन का यूज़ किया था और हमने देखा था कि इफ़ यूज़ करते हुए हम कैसे अपना एल्गोरिदम डेवलप करेंगे। तो ये तो था रीकैप हमारे प्रीवियस लेक्चर का। अब हम मूव करते हैं हमारे आज के लेक्चर पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज भी हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम की। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव मार्क्स। यही प्रॉब्लम हमने फ्लो चार्ट्स में भी डिस्कस की थी कि हमारे पास हमने ग्रेडिंग करनी थी स्टूडेंट्स की, उनके अचीव्ड मार्क्स जो भी उन्होंने ऑब्टेन किए थे मार्क्स, उनकी बेसिस पर। तो लेट्स सी इसी प्रॉब्लम का हमने जब एल्गोरिदम डेवलप करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, डेफिनेटली हम उसमें स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट की नोटेशन से स्टार्ट करेंगे टू शो कि यहाँ से हमारा जो एल्गोरिदम है वो स्टार्ट होने जा रहा है। सेकेंड स्टेप में हमने लेनी है इनपुट। हम यूज़र से लेंगे नंबर्स की इनपुट। नंबर्स हमें कौन से चाहिए? एक तो हमें चाहिए ऑब्टेन मार्क्स, जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं सब्जेक्ट में मार्क्स वो, और हमें दूसरी चाहिए कि टोटल मार्क्स कितने थे, उस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने थे। ये तो इनपुट्स हमें चाहिए और डेफिनेटली ये इनपुट्स हैं हमारी नंबर की फॉर्म में। ये यूज़र हमें इनपुट देगा। फिर हम मूव करेंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ, दैट इज़ हमने सेट करनी है वैल्यूज़। जो भी हमें वैल्यू दी गई है उस पर हमने सेट करना है और उस पर हमने प्रोसेसिंग करनी है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कि क्या होगी परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला।
हमने जो ऑब्टेन मार्क्स थे उनको हमने डिवाइड किया टोटल मार्क्स से और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से उसको हम स्टोर कर देंगे परसेंटेज के नाम से जो भी हमने मेमोरी सेव की है कंप्यूटर के अंदर। अब इन द नेक्स्ट स्टेप कम्स द कंडीशन। फोर्थ स्टेप में हम कंडीशन अप्लाई करेंगे बिकॉज हमें ग्रेडिंग करनी है स्टूडेंट की किस बेस पर, उस बेस पर जो भी उसने परसेंटेज अचीव की है उनको कैलकुलेशन को हम देखते हुए ग्रेडिंग करेंगे। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट इफ अप्लाई किया है स्टेप नंबर 4 में। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, अगर तो जो परसेंटेज में वैल्यू है वो 80 से ज़्यादा है तो हम कर देंगे सेट ग्रेड टू A+। हमने सेट कर दिया ग्रेड को A+ पे। अगर परसेंटेज जो हमने कैलकुलेशन की थी अपने थर्ड स्टेप में उसकी वैल्यू 80 से ज़्यादा है तो हमने ग्रेड कर दिया उसको A+। ये तो हो गया अगर ये ज़्यादा है, लेकिन ये भी हो सकता है वो ज़्यादा ना हो। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एल्स का। एल्स हम लिखेंगे एल्स, ये हमारा फोर्थ स्टेप ही कंटिन्यू चल रहा है। एल्स अगर तो परसेंटेज 80 से ज़्यादा नहीं है तो हम मूव कर गए एल्स पर और फिर हमने एक और कंडीशन अप्लाई की कि इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70, अब परसेंटेज की जो वैल्यू है वो 70 से ज़्यादा है तो हम सेट करेंगे ग्रेड को A पर। पहले हमने किया था इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80 तो हमने ग्रेड को कर दिया A+, लेकिन अगर परसेंटेज 80 से कम है, ज़्यादा नहीं है, तो हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई की इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70 तो हमने ग्रेड को सेट कर दिया A पर। अगेन एल्स अगर ये भी नहीं है तो हम थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 60, अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो हम सेट कर देंगे ग्रेड की वैल्यू B, सेट ग्रेड टू B। अब आप देखें ये हमारा एक लूप चल रहा है, हमने इफ़ की कंडीशंस को कंटिन्यूस लेके चल रहे हैं एक ही स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में। ये वाला था कि अगर परसेंटेज हमारी 60 से ज़्यादा है तो हमने सेट कर दी ग्रेड की वैल्यू B। एल्स अगर वो अगेन ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही परसेंटेज की वैल्यू तो हम मूव करेंगे एक और इफ़ कंडीशन पर। इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 50 तो हमने सेट कर दी ग्रेड की वैल्यू C। अब अगर परसेंटेज में जो वैल्यू है 50 से ज़्यादा है तो हमने ग्रेड को कर दिया साइन C। एल्स अगर 50 से भी वो ज़्यादा नहीं है तो हम नेक्स्ट कंडीशन पर आएंगे इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 40, अगर जो परसेंटेज में वैल्यू है वो 40 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा नहीं 40 से ज़्यादा है तो हम सेट कर देंगे ग्रेड की वैल्यू को D। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हम मूव करेंगे एल्स पर और एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 33, अगर जो परसेंटेज में वैल्यू है वो 33 से ज़्यादा है तो हम ग्रेड को असाइन कर देंगे E, सेट ग्रेड टू E। एल्स अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, एल्स सेट ग्रेड टू F। इससे ज़्यादा हम कोई वैल्यू कंपेयर नहीं करेंगे। अगर लास्ट कंडीशन भी जो हमने इफ़ की लगाई थी वो भी फॉल्स है तो एल्स हमने क्या कर देना है, सेट ग्रेड टू F। सिंपली हम अब कोई कंडीशन चेक नहीं करेंगे, ग्रेड में हम F को सेट कर देंगे। ग्रेड में हमने F को सेट कर दिया, उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप इज़ डन। उसमें हमें जितनी भी कंडीशंस अप्लाई करनी थी वी आर डन विद दैट। हमने सारी कंडीशंस इफ़ एल्स की फोर्थ स्टेप में करके फिफ्थ स्टेप में आएंगे जो कि है हमारा, हमने यूज़र को अब आउटपुट शो करनी है और आउटपुट हमने क्या देनी थी यूज़र को, हमने ग्रेड शो करना था। तो फिफ्थ स्टेप में हम करेंगे आउटपुट ग्रेड। जो भी ग्रेड में वैल्यू थी वो A+ थी, A, B, C, D, F, कोई भी वैल्यू जो भी वैल्यू आई है ग्रेड के अंदर सारी इफ़ कंडीशंस को चेक करते हुए वो यूज़र को आउटपुट में शो हो जाएगी। एंड लास्टली हम लास्ट स्टेप में अपने करेंगे टू शो देम कि हमारा एल्गोरिदम यहाँ पे एंड हो गया है। हम यूज़ करेंगे नोटेशन एंड को। इन सब को फॉलो करते हुए हमने ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमने 6 स्टेप्स में फॉलो की, जिसमें स्टेप नंबर 4 में काफ़ी ज़्यादा हमने कैलकुलेशन की, काफ़ी ज़्यादा इफ़ एल्स यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सारी कंडीशंस थी। हमने हर कंडीशन को चेक करते हुए सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म की, वहीं पे सारी प्रोसेसिंग हुई, वहीं पे सारी कैलकुलेशन का रिजल्ट स्टोर हुआ और फिफ्थ स्टेप में हमने सिंपल जो भी रिजल्ट हमने जो भी कैलकुलेशन हमने फोर्थ स्टेप में परफॉर्म की थी फिफ्थ स्टेप में हमने वो यूज़र को शो कर दी एंड लास्टली हमने अपना एल्गोरिदम एंड कर दिया।
सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब जो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे उसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है किसी भी अमाउंट के ऊपर। उसके लिए अगेन जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से कहती हूँ, इफ़ यू नो द फॉर्मूलाज, हमारे लिए कैलकुलेशंस करना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या फॉर्मूला है इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, जो अमाउंट ऑफ रेट, जो भी अमाउंट है रेट की, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में फर्स्ट स्टेप, एज वी ऑल नो, हमारा हमेशा से क्या होगा, एल्गोरिदम को स्टार्ट करने के लिए वी यूज़ द नोटेशन स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप में हमेशा हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप होगा हमारा इनपुट। हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेनी है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी गिवन इनपुट नहीं है, हमें जो भी इनपुट चाहिए हम यूज़र से लेंगे। और इनपुट हमें चाहिए नंबर्स की फॉर्म में, तो इनपुट नंबर्स हमने ली अमाउंट, रेट एंड ईयर। हमने अमाउंट ले ली यूज़र से, रेट ले लिया और जो ईयर था वो ले लिया हमने। सेकेंड स्टेप में हमने ले ली यूज़र से इनपुट नंबर्स की फॉर्म में, जिसमें अमाउंट, रेट और ईयर उसने हमें इनपुट किया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में होगी हमारी प्रोसेसिंग। हम सेट करेंगे वैल्यूज़ को और जो भी उन वैल्यूज़ में प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट आएगा उसको हमने जो भी मेमोरी में गिवन पर्टिकुलर नेम से सेव की हुई है उसमें उसकी वैल्यू को सेट कर देंगे। तो इन द थर्ड स्टेप हमने किया सेट प्लेन इंटरेस्ट। हमने क्योंकि वो फाइंड आउट करना है 2, वहाँ पे आ गया फॉर्मूला हमारे पास, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट रेट। हमने जिस इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट रिक्वायर्ड था उसकी जो भी कैलकुलेशन होगी इस फॉर्मूले के थ्रू वो इसमें सेव हो जाएगी। सेट कर दी हमने वैल्यू। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने सिंपल आउटपुट शो की है यूज़र को। आउटपुट प्लेन इंटरेस्ट के नाम से जो भी हमने सेव की थी वो शो कर दी। एंड लास्ट स्टेप अगेन, जैसे कि हमारा फर्स्ट और लास्ट स्टेप सेम होता है हर एल्गोरिदम में, लास्ट स्टेप में हमने एंड करना है अपना एल्गोरिदम विद द नोटेशन एंड। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2 और जहाँ पर n2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन n1। हमने इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उन इंटीजर्स के जो n1 से n2 के दरमियान है सारे, वेयर n2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास ग्रेटर है n1 से। लेट्स हैव अ लुक हमने इस प्रॉब्लम के एल्गोरिदम को कैसे डेवलप करना है। सो अगेन फर्स्ट स्टेप, as I said, first and last step of all the algorithms remain the same। हमें starting और ending करनी होती है। तो first step हमेशा हम लेंगे start से। हमने first step में अपना start किया algorithm। Then in the second step हमने user से input लेनी है because input given नहीं है हमें। We are required to take the input from the user। user से हमने input ली numbers की form में और उसको हमने save किया memory में किस नाम से, n1 n2 के नाम से। इसमें यूज़र ने हमें कोई भी दो रैंडम से इंटीजर की फॉर्म में कोई भी नंबर्स हमें दे दिए, हमने सेव कर लिया उसको n1 और n2 के नाम से इन कंप्यूटर मेमोरी। इन द थर्ड स्टेप नाउ वी हैव अ कंडीशन, बिकॉज जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रही थी उसमें हमें इवन नंबर फाइंड आउट करने थे और ऐसे नंबर्स जिसमें n2 हमें जब तक वो n2 n1 से ग्रेटर रहेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हुई यहाँ पे, इफ n1 इज लेस देन और इक्वल टू n2। अगर तो जो n1 की वैल्यू है वो n2 से स्मॉल है, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट्स। उन कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम आए हैं स्टेप 4 पर। अगेन वहाँ पे अपने एक और इफ़ कंडीशन अप्लाई की। उस इफ़ कंडीशन में हमने क्या दिया है, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया n1 mod 2 इक्वल 0। यहाँ पर हमने वही रिमाइंडर का फॉर्मूला अप्लाई किया जो हम फ्लो चार्ट्स में भी डिस्कस करते आए थे कि n1 mod 2, n1 की जो भी वैल्यू है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। इफ़ द रिमाइंडर इज 0 इक्वल 0 तो हमने क्या कर देना है, आउटपुट कर देना है n1 को। इस वाली उसमें हमने क्या किया है, इफ़ कंडीशन अप्लाई की। इफ़ कंडीशन में हमने मोड का फॉर्मूला यूज़ किया रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए, n1 mod 2 इक्वल 0। अगर जो रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो हमने डिस्प्ले कर दिया n1 को। हमने n1 को क्यों डिस्प्ले किया, बिकॉज अगर तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 है मींस जो हमारे पास n1 में जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया था वो इवन था, तो इसलिए हमने वो नंबर डिस्प्ले कर दिया यूज़र को। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है, स्टेप नंबर 5 में हमने सेट कर देना है n1 टू n1 प्लस 1। अब जो भी n1 में वैल्यू थी हमारे पास उसमें हमने 1 ऐड कर दिया है और वो वैल्यू अब हमने n1 को
असाइन कर दिया। लेट्स से n1 में ऑलरेडी वैल्यू 4 थी, उसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो अब हो गई वो 5। दैट इज़ जस्ट फॉर गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर उसमें 4 थी तो हमने उसमें 1 ऐड किया, दैट बिकम्स 5 और उसको फिर हमने n1 की वैल्यू दे दी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 में अब हम अप्लाई करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू अप्लाई द गो टू कंडीशन। अब हमने लूप करना है, हमने रेपिटेशन करनी है, बिकॉज इस प्रॉब्लम में हमें कब तक फाइंड आउट करने थे इंटीजर्स, जब तक n2 की वैल्यू ग्रेटर रहेगी n1 से, तब तक हम फाइंड आउट करते रहेंगे इवन नंबर्स को। तो अब हम जाएंगे गो टू में, क्योंकि हमें रिपीट करना है अपना स्टेप को, तो हम गो टू जाएंगे स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या था कि वही कंडीशन हम चेक करेंगे, इफ़ n1 इज स्मॉलर और इक्वल टू n2। हमने वही कंडीशन चेक की। अब n1 में हमारे पास जो वैल्यू थी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि अब 5 हो गई है उसकी वैल्यू, अब उसको चेक करेंगे क्या वो n2 में जो वैल्यू है उससे स्मॉल ही है या उसके इक्वल है, उससे ज़्यादा बढ़ तो नहीं गई। अगर इफ़ कंडीशन ठीक चल रही है तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फिर दोबारा से वही रिमाइंडर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वल कर, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो हम n1 को डिस्प्ले कर देंगे। और अगर इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे स्टेप नंबर 3 की जो कंडीशन हमने अप्लाई की है कि इफ़ n1 इज़ स्मॉलर और इक्वल टू n2, तब तक हमारा ये वाला, क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट्स में स्टार्ट किया है, वो चलता रहेगा। और अगर ये एंड तब होगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो सिंपली हमारा जो ये लूप है वो एंड हो जाएगा और हम डायरेक्ट मूव कर जाएंगे स्टेप नंबर 7 पर। दैट इज़ कि हमने एंड कर दिया अपना ये एल्गोरिदम। आई होप ये प्रॉब्लम जो थी हमारे पास, उसमें जो हमने एल्गोरिदम डेवलप किया आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें हमने गो टू की कंडीशन अप्लाई की थी। गो टू की कंडीशन हमने उस सूरत में अप्लाई करते हैं जब हमें रेपिटेशन चाहिए होती है किसी भी स्टेप की, हमने लूप की फॉर्म में चलाना होता है। और इस प्रॉब्लम में हमें रेपिटेशन चाहिए थी। स्टेप नंबर 3 की जो कंडीशन थी हमें बार बार चेक करनी थी फर्दर प्रोसेस करने के लिए, इसीलिए हमने गो टू की कंडीशन अप्लाई करके कहा गो टू स्टेप नंबर 3 कि अब जो सिस्टम है वो हमें पता चल जाएगा। हमने दोबारा स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करके अगेन वो कंडीशन चेक करनी है और फिर सारी आगे प्रोसेसिंग होगी। आई होप ये वाली प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अ क्विज। हम छोटा सा क्विज लेते हैं चेक करने के लिए कि अभी तक हमने जो भी एल्गोरिदम के बारे में देखा, समझा, जाना, क्या आपको अच्छी तरह से समझ आया भी कि नहीं। सो हम बहुत ही सिंपल सा क्विक सा एक MCQs का क्विज लेते हैं। आई होप कि उससे आप अपने आप को बेहतर तरीके से जज कर लेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक डेवलप हुई है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट MCQ इज व्हाट आर डिफरेंट डैश टू राइट एन एल्गोरिदम? डायरेक्शंस, symbols, notations, or instructions? And the answer is notations. There are different notations to write an algorithm. Notations हमने डिस्कस की थी बहुत अच्छे से कि हम कौन कौन सी notations और जिनको हम keywords भी कहते हैं वो यूज़ करते हैं कोई भी algorithm लिखने के लिए. Next MCQ is dash is the termination point of an algorithm. एल्गोरिदम का टर्मिनेशन पॉइंट क्या होता है? कहाँ पे हमें पता चलता है कि ओके नाउ इट्स गोइंग टू टर्मिनेट, इट्स नॉट गोइंग टू एंड? एंड द ऑप्शंस आर टर्मिनल, सेट, स्टॉप और गो टू। क्या है वो नोटेशन जो हम यूज़ करते हैं दिखाने के लिए कि दिस इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ आवर एल्गोरिदम? ऑप्शंस थी हमारे पास टर्मिनल, सेट, स्टॉप और गो टू। एंड द आंसर इज स्टॉप। स्टॉप वो नोटेशन है जो हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए यहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट है, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है, जो एल्गोरिदम है वो एंड हो रहा है। हम स्टॉप भी यूज़ करते हैं और एंड भी यूज़ करते हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज एन एल्गोरिदम शुड बी डैश एंड अनएम्बिगुअस। जो एल्गोरिदम है उसको अनएम्बिगुअस तो होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए? ऑप्शंस आर शॉर्ट, क्लियर, डिफ़िकल्ट और लैंग्वेज डिपेंडेंट। आपके डेवलप किए हुए एल्गोरिदम को डैश और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। उसकी ऑप्शंस में था हमारे पास शॉर्ट, क्लियर, डिफ़िकल्ट और लैंग्वेज डिपेंडेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज क्लियर। एन एल्गोरिदम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। एंड द लास्ट MCQ इज dash is used to transfer the control to a certain step
ऑफ एन एल्गोरिदम। हम क्या नोटेशन यूज़ करते हैं जब हमने शो करना होता है कि अब हमारा जो ट्रांसफ़र है, हम जो अपने एल्गोरिदम का ट्रांसफ़र है वो एक सर्टेन स्टेप को दे रहे हैं। एंड द ऑप्शंस आर इफ एल्स, सेट, गो टू और स्टार्ट। इनमें से कौन सी नोटेशन हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि अब हमारा जो एल्गोरिदम का कंट्रोल है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और स्टेप पर। ऑप्शंस थी हमारे पास इफ एल्स, सेट, गो टू एंड स्टार्ट। एंड द आंसर इज गो टू। गो टू को हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि अब हमारा जो एल्गोरिदम का कंट्रोल है वो किस स्टेप पर जा रहा है। नॉर्मली वी यूज़ इट टू रेपिटेशन। अगर हमने फ्लो तो नॉर्मली 1 by 1 चल रहा होता है, लेकिन अगर हमने उस फ्लो में कुछ ट्रांसफ़र करना हो, कुछ चेंज करना हो, तो हम कौन सी नोटेशन यूज़ करते हैं? दैट इज़ गो टू। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस की थी एल्गोरिदम की फर्दर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमने इफ़ की स्टेटमेंट को, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एक ही स्टेप में यूज़ करना है तो वो हम कैसे करेंगे। और फिर हमने यूज़ किया था गो टू के नोटेशन को कि अगर हमने अपने जो एल्गोरिदम है उसको हमने ट्रांसफ़र करना है उसका कंट्रोल एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर, तो हम गो टू की नोटेशन को यूज़ करते हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं उसकी भी हमने एग्जांपल आज डिस्कस की। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होगी, हर चीज़ आपने अच्छे से क्लियरली समझी है। हम मिलते हैं अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जो आज हमने पढ़ा उसको रिवाइज़ करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।